वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा मशीन के ऊपर तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लेक्चर 1 और 2 ले चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक बताया था अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, आज की इसमें हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन की क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे अपनी किस किस तरह की मोटर होती है। जैसे PMDC होती है, परमानेंट मैग्नेट वाली होती है। एक होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाते हैं, जो अपन मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली होती है। उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो आपकी सीरीज डीसी सीरीज मोटर हो जाती है, डीसी शंट मोटर होती है या फिर कंपाउंड मोटर होती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर होती है। मोटर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसमें सबसे पहले हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है। एक्साइटेशन क्या होता है? जब भी हम अपनी फील्ड वाइंडिंग को हम अपनी सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने की वजह से उसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। एक्साइटेशन के आधार पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं अपनी मोटर किस तरह की है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है फील्ड वाइंडिंग को करंट देने से, वही डिफाइन करता है अपनी एक्साइटेशन क्या है। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट, इसके आधार पर ही हम मोटरों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, PMDC। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में क्या होता है, आपने जैसे देखा हुआ आपके टॉय वाली छोटी छोटी जो मोटर्स होती है, खिलौने होते हैं, उनमें सारी PMDC मोटर्स का यूज होता है। उनके अंदर आपको फील्ड के ऊपर कोई भी है जो एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देनी होती, उनके अंदर आपकी पहले से ही है जो सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। PMDC का मतलब परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। उसमें आपने देखा होगा आपका जो फील्ड होता है, आप उसको सिंपली जैसे ये देख सकते हो, ये आपका फील्ड हो गया, फील्ड की उसमें ज़रूरत नहीं होती, ये आपका आर्मेचर होता है। सिंपली यहाँ पे आर्मेचर और यहाँ पे आपकी परमानेंट मैग्नेट लगी होती है साइड में दोनों तरफ। इसी तरह से आपकी मोटर है वो चल जाती है। तो ये PMDC का टाइप आ गया, ये हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर करंट एक्साइटेशन की बात होती तो यहाँ पे करंट होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, इनको हटा के हम एक वाइंडिंग कर देते जिसको फील्ड वाइंडिंग है। इसको मैं यहाँ से करंट दूंगा, ये फील्ड करंट दे दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको यहाँ पे कट करेगा। तो इसी तरह से ये आप एक्सटर्नल सप्लाई इसमें दे देते हैं, तो ये करंट एक्साइटेड भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम मोटर लेके चलते हैं सबसे पहले अपनी सेल्फ एक्साइटेड। इस PMDC के बाद में अपनी पहली कैटेगरी आती है सेल्फ एक्साइटेड की। सेल्फ से हम समझते हैं, जो सेल्फ मतलब अपने आप होने वाला, जो अपने आप एक्साइटेड हो जाए। इसमें क्या है, अपनी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट होती है। जैसे ही अपना यहाँ पे आर्मेचर से है जो भी कोई एक्साइटेशन करंट निकलता है, वो आके अपना फील्ड वाइंडिंग को मिल जाता है, वो अपने आप एक्साइट हो जाती है। उसमें हमें एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं है, इसको सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। इसमें हम जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे देखिए फील्ड वाइंडिंग है, इसको एक्सटर्नल कोई भी सप्लाई है, जैसे मैं यहाँ पे लाके इसको कोई एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से है जो कनेक्ट कर दूंगा, या फिर एक्सटर्नल हमने कोई अदर्स जो जनरेटर लिया है उससे हम जो पावर जनरेट करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो अपना फील्ड का करंट है वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल काफ़ी ईजिली हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेटली होता है। ये चीज़ें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उस तरह से पढ़ते जाएंगे। ये हमारा हो गया एक सेपरेटली एक्साइटेड का एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम लेके चलेंगे सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में आके मैं इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला आप देखेंगे डीसी सीरीज और दूसरा हो गया आपका डीसी शंट। तो डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पहले डीसी सीरीज स्टार्ट करता हूँ। डीसी सीरीज में जैसा कि आप समझ सकते हैं, सीरीज का मतलब है एक के साथ में सीरीज में दूसरा कोई कनेक्ट होना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आर्मेचर बना लेता हूँ। यहाँ आर्मेचर को जैसे ही हमारी सप्लाई निकलेगी, तो आर्मेचर से सप्लाई जाने के बाद में जो फील्ड वाइंडिंग होगी, अपनी फील्ड वाइंडिंग इसके सीरीज में रहने वाली है, इसीलिए इसको हम सीरीज मोटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा आर सीरीज, इसका रेजिस्टेंस को हम कुछ भी आर सीरीज से डिनोट कर देते हैं। ये अपना आर्मेचर हो जाता है। इसमें अगर हमारा जनरेटर होगा तो EB जनरेट होगी और मोटर होगा तो हमारा EA। वैसे सिंपली आप इसको EA नोटेशन से डिनोट कर सकते हो, लेकिन याद रखने के लिए जिसको देखते ही आपको याद आ जाए ये जनरेटर है, ये मोटर है, इसलिए हम यहाँ पे EB या EA लेके चल रहे हैं। इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। मैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस है तो RA से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा करंट यहाँ आर्मेचर से निकला तो IA अपना करंट निकलेगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे अपना कोई जनरेटर है, इसको हमने यहाँ पे V सप्लाई लेनी है आउटपुट पे,
तो सप्लाई बाहर हमने इसीलिए यहाँ पे दिखाया आई ए, मतलब आर्मेचर का करंट बाहर जा रहा है तो जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर का काम होता है करंट को आउटपुट पे देने का। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आई एल ले लिया है जो कि लोड करंट है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर मैंने ये जैसे बना दिया है सिंपली जनरेटर के लिए, अगर वही मैं ये वाला सेम सर्किट बनाना चाहूँ मोटर के लिए, तो उस केस में मैं क्या करता है, यहाँ पे हमारा आर्मेचर आ गया, ठीक है, वो भी इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। सिंपली इसको मैं ई ए से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ई ए, इसका भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए होगा, और इस जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसका सीरीज में लगी हुई है तो इसका रेजिस्टेंस सीरीज ले लेते हैं। करंट आपका इधर से आता, ठीक है, टोटल आपका करंट आई करंट है वो आप इनपुट से लेते हैं, यहाँ पे आपकी वी वोल्टेज अप्लाई की होती है आपने, यहाँ से आपका करंट जो आर्मेचर के अंदर जा रहा होता आप उसको आई ए से डिनोट करते। तो सिंपली ये आपका यहाँ पे मोटर का केस बन जाता है, डीसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज जनरेटर हमने ले लिया है। अब इसकी हम इक्वेशन देखें कि अपनी वोल्टेज कितनी अपने को यहाँ पे मिल पा रही है। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की बात करूँ तो हमारी वोल्टेज कितनी मिलेगी, उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे जनरेट कितना किया। जो जनरेट किया उसमें से जो हमारे सर्किट के अंदर लॉसेस हो गए, अगर मैं उनको घटा देता हूँ तो हमें ये वाली मिल जाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10 वोल्टेज प्रोड्यूस किए सीरीज, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ देखिए रेजिस्टेंस है आर्मेचर का, मान लीजिए मैंने 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है, मान लीजिए 2 वोल्ट मैंने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे 10 में से 3 वोल्ट ड्रॉप हो गए टोटल, तो मेरे को यहाँ पे 7 मिलने चाहिए। सेम वही केस है, मैं यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने टोटल वोल्टेज यहाँ पे जो जनरेट की थी ईबी वोल्टेज जनरेट की थी, उसके अंदर से मैंने क्या माइनस करना है, आई ए आर ए, मतलब कि जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस आर्मेचर वाला ड्रॉप, तो मैं यहाँ पे आई ए आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके वो माइनस कर देना है। उसके साथ ही हमने जो सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग लगी है उसके अक्रॉस में भी कितना जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके जो है माइनस कर देने हैं। तो आई सीरीज के अंदर से भी मान लेता हूँ आई सीरीज करंट जा रहा है, तो मैं इसको आई सीरीज और आर सीरीज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पे करंट है वो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। तो यहाँ पे आपका आई ए आई एल या फिर मैंने आई सीरीज लिया है, तीनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने सिंपली आपको बता दिया, जैसे आई सीरीज के अंदर से करंट जा रहा है तो हमने आई सीरीज ले लिया क्योंकि शंट में जाएंगे तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये हमारी जनरेटर की जो है इसमें कितनी आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी, मैं आपको ये भी करवा दूंगा। जैसे आपको दिया होगा कि ये इतनी वोल्टेज जनरेट कर रहा था, इसमें इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, ये रेजिस्टेंस दिया होगा और आपको एक करंट दिया होगा, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके ये निकाल लेना है आपका आउटपुट पे वोल्टेज कितना मिलेगा। या फिर आपको आउटपुट वोल्टेज दी होगी, जनरेशन पूछी होगी, तो आप जो जितनी ड्रॉप हो रहा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको जनरेटेड वोल्टेज मिल जाती है। उसी तरह अगर हम मोटर की बात करें, मोटर में आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी मिले, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज है जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, आपकी वोल्टेज क्या है, यहाँ से आएगी, उसके बाद में कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगी, मतलब कि जनरेट यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो मैक्सिमम वोल्टेज आपकी स्टार्टिंग में होगी, उसके बाद ड्रॉप होगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी टोटल वोल्टेज है उसमें आप ई ए आर ए प्लस आपकी जो आई सीरीज आर सीरीज ले लेते हो। या फिर आपको यहाँ पे पूछे आपकी जनरेटेड वोल्टेज कितनी है, आपकी यहाँ पे जनरेशन पूछे, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आपसे जनरेटेड पूछ ले, सेम इसी तरह यहाँ पे कितनी मिलेगी। तो इसमें देखिए आपकी जनरेटेड वोल्टेज कितनी होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे आप कहोगे हमने यहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी बची हुई है, आप कहोगे सर हमने वी वोल्टेज दिया, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, आई ए आर ए, जो आपका सॉरी यहाँ पे आई ए आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए आई ए आर ए, मतलब कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना आपका ड्रॉप हुआ वो वाली वोल्टेज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद में उसके साथ में आप कहोगे आई सीरीज में जितनी वोल्टेज थी और उसके अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस था वो आपका माइनस हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ई बी प्लस आई, ये इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ई ए जो आपकी यहाँ पे टोटल वोल्टेज थी प्लस में आई ए आर ए आना था ना,
प्लस में आई सीरीज आर सीरीज, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने टोटल वोल्टेज थी उसमें अपनी वोल्टेज क्या आएगी, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गई, यहाँ पे आई है टोटल वोल्टेज ये, प्लस में इसके जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो वाला ऐड करना था, यहाँ पे हम आई ए लगाना भूल गए, तो ये वाला आ गया, प्लस में ये सारी सारी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पे आ गए। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये और समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके केस के बाद में हमने डीसी सीरीज का तो यहाँ पे देख लिया, अब हम देखते हैं डीसी शंट मोटर का। तो भी यहाँ पे देखिए हम केस लेके चलेंगे डीसी शंट मोटर का। डीसी शंट में क्या होगा, आपका आर्मेचर होगा उसके फील्ड पैरेलल में आएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक आर्मेचर बना देता हूँ, ये आर्मेचर आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में जैसे कि शंट दिखा रहा है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, तो जैसे मैंने यहाँ पे फील्ड की जो सप्लाई दी है उसके पैरेलल में ही आपकी फील्ड और जो आपका आर्मेचर है दोनों पैरेलल में आएगा, तो इसको हम शंट बोल देते हैं, दोनों शंट में हो गए। और यहाँ पे आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो वी वही रहेगी, ठीक है। अगर अब देखिए ई ए, यहाँ पे अगर मैं ये जनरेटर का केस लेके चलूँ, जैसे मैं इसको जनरेटर मान लेता हूँ, तो हमें पता है सप्लाई यहाँ से जनरेट होगी, यहाँ पे आउटपुट में मिलेगी, तो अपना करंट आई लोड करंट है जो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो आई ए अपना जनरेट होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जनरेटर में ई बी बैक ई एम एफ मान लेता हूँ, ई बी से डिनोट करेंगे, और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए, इसको आर्मेचर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। फील्ड का रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे हम पहले सीरीज लेके चल रहे थे क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड था, बट अभी ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं आर शंट, क्योंकि शंट को ही हम पैरेलल बोलते हैं। अब उसमें देखिए हमारा करंट दोनों में सीरीज में जा रहा था, जो पहले आई ए आर्मेचर का करंट था वही सीरीज में फील्ड वाइंडिंग के अंदर से जा रहा था, लेकिन अभी आपका आर्मेचर करंट है वो डिवाइड हो गया एक आई शंट में, जो हम यहाँ से डिनोट कर देंगे आपको आई शंट, क्योंकि ये शंट वाइंडिंग में जा रहा है, और आई लोड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका आर्मेचर करंट है वो क्या है, आई शंट प्लस आई लोड। लेकिन पहले वाले आपने केस में देखा था आपका तीनों का करंट है वो इक्वल था, क्योंकि वो एक ही करंट है जो तीनों वाइंडिंग में जा रहा था। वहीं अब ये जनरेटर का केस हो गया, मैं आपको साथ के साथ दोनों डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाए, जो आप देखेंगे अभी। मैं यहाँ पे अभी मोटर के लिए फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे एक आर्मेचर बनाया है मोटर के लिए, और ठीक उसके पैरेलल में मैंने एक फील्ड वाइंडिंग बना दिया है। इनको मैंने शंट में कनेक्टेड कर दिया है। यहाँ पे हम वी वोल्टेज है जो इसको सप्लाई के लिए देंगे, ठीक है। अब हमें पता है मोटर के केस में क्या होता है, मोटर में हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं जिससे मोटर रन करती है। तो मैंने इसको कोई सप्लाई दी है तो इसके अंदर एक अपना करंट जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे आई से डिनोट कर दिया है। आई करंट देने के बाद में यहाँ पे अपना फील्ड का आर्मेचर का करंट है आई ए, करंट अंदर जाएगा। सिंपल सी बात है, जनरेटर में करंट जनरेट हो रहा था तो ये बाहर जा रहा था, और मोटर के अंदर करंट बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ई ए से डिनोट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस आई ए। लेकिन पहले वाले केस में आपने देखा था जब अपना जनरेटर डीसी सीरीज मोटर का केस था और डीसी सीरीज जनरेटर, जब आपकी वोल्टेज वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब वो जनरेटर की तरह वर्क कर रहा था, तो उस केस में क्या था, आपकी जो सप्लाई है यहाँ से जा रही थी, यहाँ से जनरेट होने के बाद में एक्सटर्नल की तरफ जा रही थी, तो आपकी सीरीज के अंदर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट भी इधर से, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब हमने उसको मोटर बनाया था तो करंट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, मतलब दोनों बार उसका करंट है जो चेंज हो रहा था। बट एक बात देखिए, फील्ड वाइंडिंग है उसमें आपका करंट अब भी सेम रहेगा, यहाँ पे आई शंट, क्योंकि ये पैरेलल में लगी हुई है, ये करंट ऑलवेज कंज्यूम करती रहेगी। ये आर शंट इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए जैसे अगर हमारा यहाँ से जनरेटर का केस है, यहाँ से सप्लाई प्रोड्यूस होती है तो लोड की तरफ इधर करंट चला गया, लेकिन फील्ड वाइंडिंग को अपना करंट चाहिए तो वो यहाँ से लेगी। और जब हम मोटर का केस लेते हैं, अपना टोटल करंट आ रहा है तो यहाँ पे आर्मेचर अपना करंट कंज्यूम करेगी, और ये शंट में जो हमने फील्ड वाइंडिंग लगाई है वो अपना करंट कंज्यूम करेगी। ये दोनों टाइम करंट है कंज्यूम करती रहती है। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करोगे या एक दो बार इसको देखोगे, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका आई जो टोटल करंट है जो आपने सप्लाई से यहाँ से दिया है वो क्या होगा, आई ए जो आर्मेचर का करंट है प्लस में आई शंट जो कि फील्ड वाइंडिंग के लिए है वो आ जाएगा। अगर मैं इसी के साथ में आपको बात करूँ जो हमारी टोटल वोल्टेज है, यहाँ पे हम जनरेटर के केस में करें, आप कहोगे हमारी टोटल वोल्टेज वी कितना जनरेट हुई है, वी कितना हुई है। आप देखोगे आपने सबसे पहले
आपको वी वोल्टेज जो मिलेगी यहाँ पे, आप कहोगे सर सबसे पहले ईबी जो हमारी जनरेट हुई थी उसके अंदर से सारे लॉसेस को हम नेगलेक्ट कर दें, सॉरी नेगलेक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे हमारी ये वोल्टेज मिल जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, 10 में से जो इसके अंदर जितने ड्रॉप हुए हैं वो माइनस कर देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। सेम वही अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट कितना हुई, ईबी हुई, माइनस हम क्या करेंगे, इसके रेजिस्टेंस ड्रॉप कर देंगे IA RA, क्योंकि IA RA हमारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस ड्रॉप आ गए। माइनस करने के बाद में अब आप देखोगे हमारा यहाँ से निकला, उसके बाद ये वाले VBD, इसमें हम साथ में देखेंगे ब्रशेस के ड्रॉप भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ब्रशेस के ड्रॉप इसमें कंसीडर करने हैं तो माइनस VBD लिख देंगे। ये ब्रशेस के ड्रॉप है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ब्रशेस के ड्रॉप आपको तो इसमें से कंसीडर करके नहीं चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये वाला केस आता है, इसमें क्या होता है, हमने जब बाहर से सप्लाई लेनी है तो अब आपको मैं अगर यहाँ पे पूछूँ तो आपकी यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे EA, अगर मैं आपको पूछ लेता हूँ आपकी वोल्टेज यहाँ पे कितनी जनरेट हो रही है। पहले मैंने पूछा यहाँ पे आउटपुट कितनी मिल रही है, मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपकी वोल्टेज अभी जो दे रहे हो लॉसेज होने के बाद कितनी आएगी। तो आप सिंपली इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि हमने V वोल्टेज दिया, उसमें से IA RA इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो गए इसके अक्रॉस, तो हमें यहाँ पे इतनी मिल गई। अगर मैं ये मान के चलूँ यहाँ पे ब्रशेज भी लगे हैं तो उसमें से और ब्रशेज ड्रॉप कंसीडर करने हैं तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको ब्रशेज ड्रॉप कंसीडर करने हैं आप सीरीज वाले में भी कर सकते हो। ये यहाँ पे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत तभी होती है जब हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के हिसाब से। अब हमारी आती है जैसे सीरीज, शंट, और आपने देखा एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो गई है। उसके बाद में मैं लेके चलता हूँ, अपनी आती है कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन, अब कंपाउंड मशीन को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बेसिस पे और दूसरा जो अपना होता है मैग्नेटिक कनेक्शन के बेसिस पे। पहला है इलेक्ट्रिकल और दूसरा अपना है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे आपने सुना होगा एक होता है शॉर्ट कंपाउंड, एक लॉन्ग कंपाउंड, ठीक है। और एक यहाँ पे आप देखेंगे कम्युलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बेसिकली आपको बता देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे हमें हमारा बनाना है यहाँ पे एक आर्मेचर, ठीक है। इसके अंदर से हम सप्लाई निकालेंगे और आगे जाके हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से निकाल देंगे, जैसे हमारी सीरीज मोटर के होगी। अब ये इतना बनाने पे आप देखोगे ये तो हमारी सीरीज मोटर है। अगर मैं इसमें से कनेक्शन बाहर की तरफ सप्लाई ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी इसको मैं मशीन छोड़ देता हूँ। जनरेटर या मोटर बनाना हमारे ऊपर है, हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको R सीरीज से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं RA से कर देता हूँ। इसको आप EB EA जो मर्जी लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन इसमें हमारा क्या है, एक जो शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे हम इसके सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें ध्यान से, जो हमारी है R शंट जो फील्ड वाइंडिंग है, हम सॉरी यहाँ पे आप देखिए R शंट है जो फील्ड के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये सीरीज वाइंडिंग है हमने लिया है, लेकिन सीरीज के साथ कनेक्शन नहीं करेंगे। अगर हमारी ये मोटर होती है तो हमारा करंट I इधर से आता है और सीरीज के अंदर से भी I सीरीज मतलब सेम करंट जाता है और यहाँ पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये होगी हमारी शॉर्ट कंपाउंड, ठीक है। वहीं इसका दूसरा पार्ट आता है लॉन्ग कंपाउंड। लॉन्ग कंपाउंड में क्या होता है, उसमें भी सिंपली हम इसी तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना आर्मेचर। आर्मेचर को इसी तरह से कनेक्ट करेंगे और उसके सीरीज में एक फील्ड वाइंडिंग लगा देंगे, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको एक्सटर्नल सप्लाई हमने दे दी तो इसके जो शंट में जो वाइंडिंग लगी होगी वो दोनों के पैरेलल में आएगी। तो ये देखिए इसके कंपेयर में थोड़ा लंबा वाइंडिंग है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे R सीरीज और ये क्या हो गया आपका RA, क्योंकि ये आर्मेचर है, इसको भी मैं ले लेता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और R शंट जो हमारी शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। अब इन केसों में फ़र्क क्या आया, देखिए जो आप टोटल यहाँ पे I करंट दे रहे थे, यहाँ पे आपका I सीरीज जा रहा था, ठीक है, मतलब कि I करंट आ रहा था, यहाँ पे आके आपका करंट डिवाइड हो रहा था, इधर IA आ रहा था, यहाँ पे
आई शंट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका आई शंट करंट है पहले ही डिवाइड हो गया, और आई सीरीज करंट है या फिर आई ए आर्मेचर करंट, आप इसको जो मर्जी करंट बोलना चाहो, वो आपका सबसे पहले यहाँ से डिवाइड हो गया। तो सीरीज के अक्रॉस में जो आपकी सीरीज वाइंडिंग लगाई थी आपने, उसके अक्रॉस करंट का यहाँ पे चेंजेस हो गया। तो यहाँ पे अपनी शॉर्ट कंपाउंड और लॉन्ग कंपाउंड मोटर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के आधार पे आ जाती है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आते हैं मैग्नेटिकली इफेक्ट के आधार पे इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर हम मोटर लेके चलेंगे। हमारी दो तरह की आती है, कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर और दूसरी आती है हमारी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो अभी हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अपना सेम इसका इसी तरह से रहेगा लॉन्ग कंपाउंड मोटर की तरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हमारी जो है आर्मेचर को। आर्मेचर बना लिया, उसके सीरीज में हम फील्ड वाइंडिंग को है जो कनेक्ट कर देंगे। सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट होने के बाद में पैरेलल में हम हमारी फील्ड वाइंडिंग को लेंगे और इसको सिंपली पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको इसका कनेक्शन समझना है। सिंपली बेसिकली अपने कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी जैसे पता है आउटपुट पे यहाँ पे V वोल्टेज होगी, हम यहाँ पे V वोल्ट ले लेते हैं। इसके अंदर हम करंट है, अगर हम इसको जनरेटर का केस मान के चल रहे हैं या मोटर का मान के चल रहे हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको मान के चलिए जनरेटर मान के चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर से आई लोड लिख देता हूँ क्योंकि ये करंट लोड की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे EB एक बैक EMF ले लेता हूँ जो कि प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस R सीरीज ले लेता हूँ। आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA ले लेता हूँ। जो यहाँ पे आपकी शंट वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस मैं R शंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस केस में देखिए आपका कम्युलेटिवली कंपाउंड का हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कम्युलेटिवली कंपाउंड का, कम्युलेटिवली कंपाउंड में क्या होता है, जैसा कि आप समझ रहे थे, कम्युलेटिव का मतलब होता है एडिशनल। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमारा होगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे डॉट प्रोडक्ट आपने समझा होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर नहीं आता आपको तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर में भी और मशीन में भी अच्छे से बताया है। नहीं तो आगे थोड़े से 1-2 लेक्चर के बाद आप इसका अच्छे से समझ लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है। इसको सिंपली आप बेसिकली जानना चाहें तो देखिए कम्युलेटिवली कंपाउंड में अगर आपका डॉट यहाँ पे होगा तो इसमें भी आपका डॉट ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि इसका सेम सीक्वेंस होगा। जैसे इसमें करंट है आपका, हमने लोड में लिया है, अगर मैं इसको मोटर का केस लेके चलता है, इसमें मोटर में हमारा करंट क्या है, इधर से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अगर मोटर होता, ये जनरेटर का केस था, अगर मोटर है तो मोटर में हमारा करंट बाहर से आता, ठीक है, और करंट आके यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, एक हमारा है शंट की तरफ जाता और एक सीरीज की तरफ से। तो अगर मैं इसको कहूँ कि हमारा करंट पहले इस वाले पोर्शन से इंटर हुआ है तो इसमें भी सेम इसी पोर्शन से इंटर हुआ है, मतलब दोनों में सेम है, तो इसीलिए दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, हम दोनों में सेम लगाते हैं। तो ये कम्युलेटिवली कंपाउंड हो गया, यहाँ पे इनकी पावर का एडिशन हो जाता है। वहीं अगर मैं डिफरेंशियली कंपाउंड की बात करूं तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक आर्मेचर क्रिएट करना है, उसके साथ में आपको सीरीज वाइंडिंग यहाँ पे लगा देनी है, और उसके बाद में इनके पैरेलल में आपको एक अपनी जो है शंट वाइंडिंग है वो भी आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, इसको एक्सटर्नल सप्लाई के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारी एक एक्सटर्नल सप्लाई है। इसके रेजिस्टेंस को शंट वाइंडिंग को R शंट से डिनोट करेंगे, सीरीज के रेजिस्टेंस को हम R सीरीज से डिनोट करेंगे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है आर्मेचर का इसको RA से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे EA कोई वोल्टेज है। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज़ का एग्जांपल लेके चलिए, अगर मेरा ये सीरीज का केस होता, ठीक है, जैसा आपने देखा, हम यहाँ पे एक मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। I करंट अपना बाहर से आ रहा है, और जो करंट यहाँ से आएगा एक इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो यहाँ पे करंट आएगा इसको मैं यहाँ पे IA से डिनोट कर रहा हूँ, सीरीज के साथ में है तो I सीरीज से जैसे आप इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर I सीरीज करंट आएगा, और इधर क्या जाएगा हमारा करंट I शंट। हमारा IA करंट आया, IA करंट बाहर से आने के बाद में यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक है I शंट और दूसरा है I सीरीज या फिर आर्मेचर करंट आप इसको बोल सकते हैं। अगर मैं मान के चलूँ, अगर यहाँ पे हमारा डॉट है, इस वाले में अगर ये डॉट से इंटर हुआ है तो इसमें यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है वो डॉट से होगा। अगर यहाँ पे हम ये मान के चले, अगर ये एग्जिट यहाँ पे डॉट से होता तो यहाँ पे इंटर है वो डॉट से होता, मतलब दोनों में जो पोलैरिटी है वो अलग अलग रहेगी। अगर एक में इंटर डॉट से हो रहा है तो दूसरे में डॉट के साथ इंटर नहीं होना चाहिए।
वो केस होता है डिफरेंशियली कंपाउंड का। और दूसरा कम्युलेटिवली कंपाउंड में क्या है, अगर दोनों में इंटर हो रहा है तो डॉट सही होगा, या फिर इंटर हो रहा है तो दोनों में डॉट नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों डॉट यहाँ की बजाय नीचे होते तो भी सही होता, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, या तो दोनों डॉट से इंटर करने चाहिए या दोनों डॉट से एग्जिट करने चाहिए। उस केस को बोलते हैं कम्युलेटिवली कंपाउंड। और डिफरेंशियली कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंशियली कंपाउंड का केस होता है जब एक आपका अगर डॉट से इंटर कर रहा है तो दूसरा डॉट से इंटर नहीं करना चाहिए, और अगर एक आपका डॉट से इंटर नहीं कर रहा है तो दूसरा डॉट से इंटर करना चाहिए। ये सिंपली होती है आपको मैंने बता दिया डीसी शंट मोटर के टाइप्स। उसमें आपकी जो है मैंने आपको बताया परमानेंट मैग्नेट होती है, उसमें डीसी मोटर आ जाती है जो छोटी टॉय कार होती है उनके अंदर यूज होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया सेपरेटली एक्साइटेड होती है, उसमें फील्ड वाइंडिंग का है जो आर्मेचर के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसको सेपरेटली अलग है जो सप्लाई दी जाती है, अलग से उसको कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो अलग से जनरेटर से दी जाए या फिर अलग से कोई बैटरी सोर्स से दी जाए। फिर हमने पढ़ा डीसी सीरीज मोटर और सीरीज जनरेटर, उसमें आपने बताया आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। फिर हमने पढ़ा डीसी शंट मोटर और शंट जनरेटर। उसके बाद में हमने पढ़ा कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और मैग्नेटिकली कनेक्शंस के हिसाब से। आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पे आपने देखा शॉर्ट कंपाउंड और लॉन्ग कंपाउंड, और मैग्नेटिक कनेक्शन के हिसाब से कम्युलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें देखेंगे लॉसेज वाला, आपके लॉसेज कब इसमें कम हो गए, एफिशिएंसी है आपकी वो मैक्सिमम कब मिलेगी। वैसे आपको मैं बता देता हूँ जो अब आपके वेरिएबल लॉसेज इक्वल टू आपके कांस्टेंट लॉसेज होते हैं उस टाइम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। इससे आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगर इसमें आपको लगता है कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।